अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं हॉरर नाइट्स विद के। प्यारे दोस्तों, आपने जिन भूतों, चुड़ैलों और रूहों की कहानियां तो अक्सर सुनी होगी, मगर ये कहानियां महज एक कहानी की हैसियत नहीं रखती, बल्कि बाज़ औक़ात इनमें से कुछ कहानियां सच भी होती है। कहते हैं कि जब इंसान इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो तमाम इंसानों की रूहें आलम अरवाह में इकट्ठी होती हैं। दुनिया में किए गए अपने कामों की वजह से कुछ रूहें नेक और कुछ बद कहलाती है, मगर कुछ रूहें ऐसी भी होती हैं जिन्हें ना तो दुनिया में कोई करार मिलता है और ना ही मरने के बाद उनकी जिंदगी में होने वाले ऐसे वाकयात जिनका वो दुनिया में मदावा नहीं कर सकती। मरने के बाद भी वो ख्वाहिश उन्हें बेकरार रखती है और जब तक उनके दुखों का मदावा ना किया जाए वो इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाती। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसी ही दुख भरी रूह की जिंदगी पर मुश्तमिल है जिसे इस दुनिया में तो क्या, मरने के बाद भी करार ना आया। रात के वक्त अंधेरे कमरे में एक रूह की बेचैनी काबिले दीद थी। उस मकान में रिहायशी शख्स ने उस रूह के लिए आखिर ऐसा क्या किया जिसने उसकी दुनिया और आखिरत दोनों ही संवार दी। आइए जानते हैं इस कहानी में। मेरी बीवी समीना और मैं तकरीबन पिछले 2 माह से मकान ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें अभी तक अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी मकान न मिला था। तरह तरह के प्रॉपर्टी डीलर ने हमारा दिमाग खराब करके रख दिया था। खैर, हम मजबूर थे और कर भी क्या सकते थे। पहले तो ये लोग मकान की तारीफ में जमीन आसमान के कलाबे मिलाते थे, लेकिन जब मकान देखने को मिलता तो इसमें कई ढके छुपे ऐब निकल आते। आज हम जो मकान देखने आए थे ये तकरीबन 240 गज का था और इसकी तामीर पुराने वक्तों की थी। प्रॉपर्टी डीलर ने मकान का ताला खोलते ही तारीफों के पुल बांध दिए। मेरे ख्याल में ये मकान आपको पसंद आएगा, ज़रा इसकी बुनियादें तो देखें, बेहद मजबूत और पायदार है। अभी पिछले साल ही इजाफी तामीर और रंगो रोगन वगैरह कराया गया है। ये मकान आपको यकीनन पसंद आएगा। प्रॉपर्टी डीलर ने अपने चेहरे पर एक मसनूई मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। वो तमाम रास्ते हमें इस मकान की खूबियां बताता आया था, जबकि मैं और समीना बड़ी बेजारी से उसकी बकबक सुनते रहे। आखिरकार मकान देखने के बाद इस बात का इंकशाफ हुआ कि इसकी कीमत हमारी पहुंच से बाहर है। खैर, ये मकान देखने में कोई हर्ज तो ना था। हर बेडरूम के साथ अटैच बाथ और हर कमरा रोशन नजर आ रहा था। प्रॉपर्टी डीलर हमें मुख्तलिफ कमरे दिखाता हुआ मकान की पिछली सिमत ले आया था। यहाँ एक छोटा सा अहाता मौजूद था, जिसके कोने पर एक छोटा सा कमरा और एक बाथरूम भी था। अरे साहब, ये देखिए कितनी खुली जगह है। अगर आपको इस जगह पर कपड़े धोने या सुखाने पड़े तो मेरे ख्याल में ये आइडियल जगह है। उसने हमारी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा। अरे भाई, वो तो सही है, मगर ये कमरा एक अलग साइड पर क्यों बना हुआ है? मुझे तो ऐसा लगता है कि इस कमरे को अभी कुछ अर्सा पहले ही बनवाया गया है। समीना ने अहाते की तरफ नजरें दौड़ाते हुए कहा। जी जी मैडम, दरअसल ये कमरा पहले नहीं था। मालिक मकान ने अभी पिछले साल ही इसे तामीर करवाया है। आप इसे स्टोर रूम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने आगे बढ़कर कमरे का दरवाजा खोला, जबकि हम दोनों मियाँ बीवी कनखियों से उस कमरे के अंदर झांकने लगे। कमरा खुलते ही एक अजीब सी बदबू बाहर की तरफ उमड़ आई। ये बू इतनी नागवार थी कि हम दोनों मियाँ बीवी ने कराहियत से अपनी अपनी नाक पर हाथ रख लिया। इससे पहले कि मैं या समीना कुछ बोलते, वो प्रॉपर्टी एजेंट तोते की तरह बोलने लगा। वो असल में ये कमरा काफी दिन से बंद था, इसलिए सफाई ही नहीं हो पाई। मेरे ख्याल में सफाई होने के बाद ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। आई सी, मेरे ख्याल में, मैंने कमरे के अंदर झांकते हुए कहा। लेकिन ये तो मुझे स्टोर रूम नहीं लगता। ना तो इसकी दीवारों पर प्लस्तर है और ना ही ये अंदर से इतना कुशादा है। मुझे तो ये कोई सर्वेंट क्वार्टर मालूम होता है। मैंने बड़े गौर से रूम की जानिब देखते हुए कहा। जी जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थोड़ी सी रेनोवेशन करने के बाद ये एक बेहतरीन कमरा बन जाएगा। ये तो आपकी मर्जी पर मुनहसिर करता है कि आप इस कमरे को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। आइए मैं आपको बाकी मकान दिखा दूं। प्रॉपर्टी डीलर ने इस पर उकताए हुए लहजे में कहा। शायद वो हमारी जरा और सवालों से तंग आ गया था।
बहरहाल जो भी हो, इस बात में कोई शक नहीं था कि मकान वाकई बहुत अच्छा है। मैं और समीना दबे दबे अल्फाज में इस खदशे का इजहार कर रहे थे कि मकान रकबे और तामीर के हिसाब से हमारी कीमत और पहुंच से बाहर हो सकता है। खैर, मकान देखने के बाद प्रॉपर्टी डीलर हमें वापस अपने ऑफिस ले आया। हमने रास्ते में ही इससे कीमत पूछने की कोशिश की, लेकिन वो इस बात को टाल गया। देखिए, मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, ये मकान हमें पसंद तो है, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये हमारे बजट के मुताबिक होगा। समीना ने चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमें कोई दूसरा मकान दिखा दें? इतना कहकर हम दोनों मियाँ बीवी प्रॉपर्टी एजेंट की जानिब देखने लगे। अरे जनाब, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, यही तो खास बात है इस मकान की। इसकी कीमत आपके बजट के ऐन मुताबिक होगी, और वैसे भी अच्छी चीज के लिए बंदा 19-20 तो कर ही लेता है। प्रॉपर्टी डीलर ने फिर से अपना पैंतरा आजमाते हुए कहा, जबकि मैं एक तवील सांस लेकर इस बात में सर हिलाने लगा। खैर, जब उसने मुझे मकान की कीमत बताई तो मैं हैरान रह गया। ये कीमत हमारे लिए अफोर्डेबल और मुनासिब थी, मगर मेरे पास अब भी थोड़ी बहुत पैसों की शॉर्टेज थी। चले, हम आपको मशवरा करके बताएंगे। इतना कहकर हम दोनों प्रॉपर्टी डीलर का शुक्रिया अदा करके ऑफिस से बाहर निकल आए। तकरीबन 1 महीना गुजर जाने के बाद हमने मुतफिका तौर पर वही मकान लेने का फैसला किया। इसके लिए समीना को अपने जेवरात की कुर्बानी और मुझे अपनी गाड़ी बेचनी पड़ी। आखिरकार जोड़ तोड़ करके बड़ी मुश्किल से हमने वो मकान खरीद ही लिया। मालिक मकान सिर्फ कुछ देर के लिए आया और खामोशी से दस्तावेजात पर दस्तखत वगैरह करके चला गया। उस रोज हमारी खुशी काबिले दीद थी। बाल आखिर हमने अपना ठिकाना ढूंढ ही लिया था, जबकि हमारे बच्चे खुशी से फूले ना समा रहे थे। अगले ही दिन हमने आहिस्ता आहिस्ता करके उस मकान में अपना सामान शिफ्ट करना शुरू कर दिया। एक कमरे का फर्नीचर सेट करके हमने इसे इस्तेमाल के काबिल बना लिया था। रात को देर गए तक हम जागते रहे और अपने घर की सजावट और तज़ीनो आराइश के लिए मंसूबे बनाते रहे। हमारे बच्चे सो चुके थे, जबकि मैं और समीना हाथ में चाय का कप लिए बातें कर रहे थे। अचानक ही कहीं दूर से मेरे कानों में कुछ खटपट की आवाज सुनाई दी। ये करीब कोई 1 बजे का वक्त था। सर्दियों के दिन थे और हर तरफ माहौल पर सन्नाटा छाया हुआ था। आवाज आते ही मैं और समीना दोनों बातें करते करते रुक से गए। ये आवाज कैसी थी? समीना ने सवालिया नजरों से मेरी जानिब देखते हुए कहा, शायद कोई बिल्ली होगी। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर बेपरवाही से समीना की जानिब देखते हुए जवाब दिया। हम दोनों ने ही इस आवाज का कुछ ज्यादा नोटिस ना लिया था। चाय पीने के बाद हमने ज्यादा देर तक बात नहीं की और सोने के लिए लेट गए। अगले रोज रात को फिर चाय के दरमियान हमने वही ठक ठक की आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हथौड़ी से कील ठोक रहा हो। मैंने नागवारी से आवाज की जानिब नजरें घुमाई और फिर वॉल क्लॉक की जानिब देखने लगा। ये तकरीबन रात के 1:30 बजे का वक्त था। पता नहीं रात को ये ठक ठक की आवाज कहाँ से आती है। मैंने पूरे कमरे में नजरें दौड़ाई, मगर मुझे आवाज की सिमत का सही से अंदाजा ना हुआ। खैर, उस रात भी हम दोनों मियाँ बीवी इस बात को नजरअंदाज करते हुए सो गए। बस फिर क्या था, उस रोज के बाद तकरीबन हर रात वो आवाजें आना शुरू हो गई। पहले पहल तो ये आवाज 1-2 मरतबा सुनाई देती, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता इसका दोहरानिया बढ़ता जा रहा था। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी हुआ कि ये आवाज सारी रात आती रही। हम सभी घर वाले इस ठुक ठुक से आजिज आ चुके थे। रात भर सोते जागते गुजरती और मुझे सुबह नींद पर उठने में बेजारी होती। मैंने कई बार रात को घर से बाहर निकलकर इधर उधर देखा, मगर आस पड़ोस में कोई भी घर ज़ेरे तामीर न था और ना ही किसी घर में रोशनी के आसार नजर आते। पहले तो ये आवाज हल्की हल्की ठुक ठुक से शुरू होती और फिर वक्फे वक्फे से बढ़ती जाती। मुझे अब ऐसा महसूस होने लगा था कि कोई हमें तंग करने लगा है। एक दिन छुट्टी वाले रोज मैंने सुबह उठकर 2-3 पड़ोसियों से पूछगछ की, लेकिन उन्होंने भी लाइल्मी का इजहार किया। एक बार शाम को जब मैं घर वापस आ रहा था तो मैंने घर के बाहर एक बड़े मियाँ को खड़े हुए देखा। वो बड़े इत्मीनान से सर उठाए घर की तरफ बड़े गौर से देख रहे थे।
मैं सीधा उनके करीब जाकर रुक गया। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वो एकदम से मेरी आवाज सुनकर चौंक गए। वालेकुम सलाम बेटा, क्या तुम यहाँ रहते हो? उन्होंने सलाम का जवाब देते ही फौरन मुझसे सवाल किया। जी हाँ बाबा जी, ये मकान मैंने पिछले दिनों ही खरीदा है। लेकिन खैरियत तो है ना? आप यहाँ किस काम से आए थे? अरे अरे नहीं बेटा, काम तो कोई नहीं, बस यहाँ मेरा एक पुराना दोस्त रहता था, उसकी याद आई तो मैं घर देखने चला आया। बाबा जी ने जरा उदास लहजे में जवाब दिया। ओ अच्छा बाबा जी, आप अंदर आइए। मैंने फौरन ही बाबा जी को घर आने की दावत दी। मेरे ख्याल में आप तुफैल साहब की बात कर रहे हैं, मैंने बाबा जी की जानिब देखते हुए कहा। वो तो सुना है बैरूने मुल्क चले गए हैं। तुफैल का नाम सुनते ही बाबा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अरे नहीं बेटा, तुफैल तो अपना बच्चा है और मेरे सामने ही खेल कूद कर बड़ा हुआ है। मैं तो उसके बाप अयाज की बात कर रहा हूँ। अभी कुछ महीने पहले ही उसका इंतकाल हुआ है। बाबा जी ने बड़े अफसुर्दा लहजे में जवाब दिया और फिर एक लम्हे को खामोश हो गए। ओह सो सैड, सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ। मुझे अयाज साहब की मौत का जरा भी इल्म न था, मगर उनके बेटे तुफैल ने एक मकान मेरे पास बेचा है। मैंने हतमी तौर पर बाबा जी को समझाने वाले अंदाज में बताया। हाँ बेटा, तुम ठीक कहते हो, उसके मरने के बाद तो तुफैल ने ये मकान बेच ही डाला। वो बेचारा तो पिछले कई सालों से इस मकान को बेचने के लिए राजी ही ना होता था, क्योंकि इस घर में उसकी मरहूमा बीवी की यादें मौजूद हैं। मगर आजकल की औलाद के नजदीक ये तमाम बातें फजूल हैं। इतना कहकर वो बाबा जी मेरे घर के बाहर वाले चबूतरे पर बैठ गए और मैं भी अपनी बाइक से उतर के उनके साथ ही बैठ गया। बेटा तुफैल कोई बुरा लड़का नहीं था, मगर शादी के बाद उसमें बहुत सी तब्दीलियां देखने को आईं। उसकी बीवी जरा तेज मिजाज की थी और वो अपनी बीवी के बहकावे में आकर अपने बाप से अक्सर बदतमीजी करता रहता था। ये सब किया धरा उसकी बीवी का है। पहले तो मैं हर रोज अयाज से मिलने आता था, मगर उसकी बहू की बदतमीजी के बाद मैंने भी आना जाना कम कर दिया था। ओ अच्छा बाबा जी, पता नहीं क्या हो गया है आजकल के लड़कों को, वालिदैन से ज्यादा अपनी बीवियों की बात मानते हैं। मैंने बाबा जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। लेकिन तुफैल के वालिद को क्या बीमारी थी? मैंने सवालिया नजरों से फिर बाबा जी की जानिब देखा। बेटा, बीवी की मौत के बाद उस बेचारे को फेफड़ों का सरतान हो गया था। बीमारी के दौरान भी वो अपने सारे कामकाज खुद ही करता था, लेकिन फिर एक रोज ऐसा हुआ कि बाथरूम में गिरकर उस बेचारे की गर्दन और रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई, जिसकी वजह से वो चलने फिरने से आजिज हो गया। बजाय उसकी खिदमत करने के उसके बेटे और उसकी बहू ने उस बेचारे पर कोई तवज्जो न दी। उन्होंने घर के पिछले सहन में एक कोठड़ी बनवाई और अयाज को उसमें ले जाकर डाल दिया। इतना कहकर बाबा जी ने एक सरदाह भरी, जबकि मेरे जहन में उस कमरे का ख्याल आने लगा जो कि हमारे घर के पिछले अहाते में बना हुआ था। वो अच्छा, तो उस कमरे का मकसद ये था। मैंने दिल ही दिल में सोचा, ये वही कोठड़ी थी जो उस रोज प्रॉपर्टी एजेंट ने हमें दिखाई थी। इसमें तो रोशनी और हवा का कोई गुजर न था। कैसा जालिम बेटा था। मैं अपने दिल ही दिल में तुफैल को कोसने लगा। बेटा, तुम जानते हो कि उसने अपने बाप के साथ क्या किया? वो दिन रात एक पतले से गधे पर पड़ा रहा। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मैं बहुत गमज़दा हुआ। मैंने तुफैल से भी कहा, मगर उसने भी मेरी बात पर कोई तवज्जो नहीं दी, बल्कि इसके जवाब में मुझे इतना कहा कि अब्बा के खांसने से मेरी बीवी की नींद खराब होती है। बेटा, तुफैल के मुंह से ये बातें सुनकर मैं बहुत गमज़दा हो गया। लेकिन मेरे दोस्त अयाज की आफरीन है कि उसने ऐसी हालत में भी अपने बेटे और बहू से कोई शिकवा नहीं किया। आखिरी बार जब मैं उससे मिलने गया तो उसकी हालत पहले से अबतर थी। उसका गद्दा गलाजत से भरा हुआ था और कपड़े मैले कुचैले हो रहे थे। उसके बराबर में एक प्लास्टिक का मग और एक प्लेट पड़ी हुई थी। उसने मुझे इशारे से बताया कि वो किसी को बुलाने के लिए इस प्लास्टिक के मग का इस्तेमाल करता है। वो बेचारा उस प्लास्टिक के मग को जोर जोर से फर्श पर मारता, तब जाकर घंटों बाद किसी को ख्याल आता। बाज औकात तो वो रात रात भर दर्द के मारे तकलीफ से वो मग फर्श पर मारता रहता
लेकिन पूरी रात उसे देखने के लिए कोई ना आता था। मैंने अयाज से कई बार कहा था कि वो ये घर छोड़कर मेरे साथ चले, मगर उसने मेरे साथ जाने से इनकार कर दिया था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब उसने इशारे से कहा कि इस घर में मैंने जिंदगी गुजारी है और इसी घर में ही मरूंगा। इतना कहकर उसका सांस फूल गया और वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला गया। मुझे आज भी अयाज की मौत का बहुत दुख है। उसने अपनी जवानी अपने बच्चों पर निछावर कर दी, मगर आखिरी वक्त में कोई भी उसका पुरसाने हाल न ठहरा। इतना कहकर बाबा जी की आंखों से आंसू टपकने लगे और मैं सकते में बैठा हुआ उनकी ये कहानी सुनता रहा। अब मेरी समझ में आ रहा था कि आखिर उस ठुक ठुक की आवाज का क्या राज है। ये आवाज बिलाशुबा उसी कमरे से आती थी जहां तुफैल के वालिद ने आखिरी बार दम तोड़ा था। शायद मरने के बाद भी उनकी रूह को सुकून नहीं मिला था। मिलता भी कैसे जब अपनी ही औलाद वालिदैन को मरने के लिए तन्हा छोड़ दे, और वो भी बूढ़े बीमार बाप को। भला किस तरह उसकी रूह सुकून पाएगी। दुख और अफसोस से मेरी आंखें भी बेख्तियार नम हो गईं। जब मैंने उन बाबा जी को उस आवाज के बारे में बताया तो उनकी आंखों से मजीद आंसू बह निकले। वो जरूर अब भी तकलीफ में है, लेकिन लेकिन मेरी दोस्त की रूह को अब कैसे करार आएगा। बेटा, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। इतना कहकर बाबा जी ने मेरे कंधे पर सर रखा और जारो जार रोने लगे। अरे अरे बाबा जी, आप परेशान ना हो, मैं जरूर कोई हल निकालूंगा। मैंने बाबा जी को तसल्ली दी और उन्हें चाय पिलाने के बाद वहां से रुखसत कर दिया। अगले रोज मैं अपने पुराने मोहल्ले की मस्जिद गया, जहां के मौलवी साहब ने हमें बचपन में कुरान पाक पढ़ाया था। वो वज़ाइफ और दम दरूद में भी माहिर थे। मैंने जाते ही खुलकर सारी बात उन्हें बतला दी और उन्होंने मुझे कुछ दम किया हुआ पानी दिया। घर आते ही मैंने उनकी हिदायत के मुताबिक जुमा वाले दिन उस कमरे की सफाई करवाकर वहां मौलवी साहब का दम किया हुआ पानी छिड़का और बाद नमाज जुमा कुरान खानी भी कराई। कुरान खानी कराने के बाद जब वो कमरा खाली हुआ तो मैंने शाम को वहां जाकर बावाज़े बुलंद कहा, मैं आपका दुख अच्छी तरह से समझता हूँ। मैं आपके बेटे को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन आप मुझे अपना ही बेटा समझ सकते हैं। मेरी अल्लाह ताला से दिली दुआ है कि वो आपको सब्र करार दे और आपको जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम पर जगा दे। इतना कहकर मैं कमरे से बाहर निकल आया। उस दिन के बाद मैंने उन बाबा जी की कब्र पर एक हाफ़िज़ कुरान मुकर्रर कर दिया और उसकी तालीम के लिए वजीफ़ा भी। बस उस दिन के बाद वो आवाज़ फिर से कभी भी सुनाई नहीं दी। शायद उनकी बेचैन रूह को हमेशा हमेशा के लिए करार आ गया था। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।